सीईओ साहब श्रीमान अमनदीप वैष्णव से हमारा अनुरोध है इस कार्यक्रम में जुड़े। जिला अध्यक्ष भाजपा श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी अगर उपस्थित है तो उनसे निवेदन है और सांसद प्रतिनिधि श्रीमान आदित्य की मौजूदगी से हमारा अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम में हमारे साथ ज्वाइन हो। मां हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो। मां हमारे देश का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो। हे जहां भी दम वहां प्रकाश हो, शारदे मां वंदना सुनो। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे, घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, अश्रु आंख से झरे तो मात्र भर हर्ष के झरे। देश का हर व्यक्ति सुखी हो, प्रसन्न हो, उसका कल्याण हो, नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। पीपल के वृक्ष में जलांजलि हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान की जा रही है। पीपल वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, क्योंकि 24 घंटे वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। जल गंगा संवर्धन का शुभारंभ यहाँ चाहिए। सम्मानित श्री परिहार जी। वीणा की वादिनी विद्या को देने वाली मां सरस्वती, मां भारती को नमन करता हूं। नव वर्ष के इस पावन अवसर पर 2083वें संवत और 2026 की मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जल गंगा संवर्धन अभियान और नव वर्ष के इस शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित जावत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री सम्माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, सांसद प्रतिनिधि सम्माननीय आदित्य मालू जी, सम्माननीय जिलाधीश महोदय हिमांशु चंद्रा जी, सीओ साहब, एडीएम साहब, अन्य अधिकारी, यहां उपस्थित मातृशक्ति, मां, बहन, बेटी, गणमान्य महानुभावों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको नववर्ष का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परमपिता परमेश्वर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से निवेदन करूंगा कि हम इस नव वर्ष के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए चेरेवेती के मंत्र को लेकर पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे। यह संकल्प हम सब लोगों को नव वर्ष में नई जागरण का प्रतीक बनकर ऊर्जा का संचार करेगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिस भारत माता की धरती पर हमारा जन्म हुआ है, उसी धरती पर अनेक महापुरुषों ने आज के दिन नया नया शुभारंभ किया था। आज के दिन ही महाकाल की नगरी उज्जैनी में, जहां विक्रमादित्य ने उनको समाप्त करके नई संवत्सर की स्थापना की थी। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जहां भगवान महाकाल विराजमान है, वहां के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश में जल गंगा सर्वजन अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। वह सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाकर भगवान सूर्य से सूर्याय नमः कहकर भगवान सूर्य से यह प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रकृति आनंद देती हुई हम सबको सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम प्रकृति से प्यार करना सीखे। जो प्रकृति है, ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले इस प्रकृति का आनंद हम सबने लिया है। इस प्रकृति के पावन अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जल का संरक्षण करें, और हम जितने कुएं बावड़ी तालाब है उन सब का संरक्षण करने का काम हम सब जन भागीदारी के माध्यम से समय समय पर करते चले आए हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता है, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, हवा हमें नया जीवन देती है। तो इस नए संवत्सर के आधार पर हम देखते हैं कि प्रकृति भी पुराने जो कोपले होती है वो फूटना आरंभ होती है, और पतझड़ का यह मौसम हमें नया संकेत देता है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान राम जो इस देश के आराध्य है, राम नाम की अद्भुत गरिमा, पानी पर पत्थर तेरे, झुका समुंदर सेतु बनाया, केसरिया रण में तेरे। यह देश राम और रहीम का देश है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान आज के दिन, नए वर्ष के दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान राम हमारे आदर्श है, भगवान कृष्ण हमारे आदर्श है। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज के दिन ये संकल्प ले रहे हैं, जहां जहां भगवान राम के पांव पड़े हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, वहां वहां राम पथगमन बनाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वही नहीं, जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, वहां भगवान उज्जैन में सातवीं आश्रम का विकास करना हो, या आने वाले 2028 में जो अभी सियस्त आने वाला है, उस सियस्त के माध्यम से महाकाल का अभिषेक हम सब लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैनी को मध्य प्रदेश की सरकार सजाने का, संवारने का काम कर रहे हैं। हम उस सियस्त के पावन पर्व पर उसका आनंद लेने वाले हैं। मन में और प्रसन्नता है कि आज के लिए भगवान झूलेलाल जी, जो भगवान एक सिंधी समाज के जो आराध्य है, हम सबके भी आराध्य है, क्योंकि उन्होंने सही मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया है। भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन की भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सिख समाज के जो गुरु थे, उनका भी रामदेव जी, उनका भी आज के दिन हम जन्मदिन मनाया करते हैं। हम सब जानते हैं इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई, और आज के दिन ही भगवान ने वहाँ के इनके आर्य समाज के संस्थापक ने आर्य समाज की स्थापना आज के दिन की थी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। निश्चित ही आज हमारी माताएं बहनें जब सुबह उदय होता है तो वो सूर्य को जल चढ़ाती है, नीम और काली में जो शक्ल देकर घर से हमें विदा करती है। ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमें ये सिखाती है कि कड़वा हमें गप करना है और मीठा मीठा समाज को अर्पित करना है। निश्चित ही शिव ने भी, महाकाल ने भी अपने कंठ में जहर को ग्रहण किया था, और उसी से हमें शिक्षा लेना चाहिए। निश्चित ही आज के दिन हमारी माताएं बहनें घर पर एक पूड़ी बनाकर उस पे तांबे का लोटा रखकर, साड़ी पहनाकर, वो प्रतीक के रूप में वो हमारे घर के आंगन में लगाती है। ये हमें ये शिक्षा देती है कि हम आने वाली संस्कृति को हम स्वागत कर रहे हैं, आने वाले नववर्ष का हम स्वागत कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक महत्व हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। निश्चित ही हिंदू नववर्ष समस्त समाज के लोगों में, समाज में समरसता का संदेश देता है। वह संदेश हम सबको भाईचारे का संदेश सिखाता है। हम सब
मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी जो गोपालक हैं, आप हम सब जानते हैं, धरती माता हो, गंगा माता हो, गौ माता हो, ये धरती माता जो हमें अन्न देती है, जल देती है, वायु देती है, जहाँ हम सांस लेते हैं, ये भारत माता, धरती माता पुनः परम वैभव पर पहुंचे। विक्रम संवत जब आरंभ हुआ था, ये भारत देश विशाल भारत था। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जहाँ की गांधारी हुआ करती थी, ये गांधारी का देश विशाल भारत था। 15 अगस्त 1947 को जो भारत हमारे पुरखों ने बलिदान के बाद हमें दिया है, हम उसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं नववर्ष के अवसर पर आज हम ये संकल्प लेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में बेटा गरीब है, उसको हम सरकार की, नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में बैठे हैं, उनकी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी योजनाओं का लाभ उन गरीब तक पहुंचाने का नववर्ष में हम संकल्प लेते हैं। ये नववर्ष का पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये भारत वृक्ष के रूप में बनेगा। हम चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना चाहते हैं। आज तक तो जहां फूलों की होली खेली जा रही है, भारत की धरती पर एक ऐसा देव पुरुष हमारा नेतृत्व कर रहा है, उस देश पे होली और दिवाली बन रही है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे महापुरुष के हाथ में है जिसने गरीबी देखी है, हर पीड़ा को उसने सहा है। वो भारत के हर व्यक्ति की सारी पीड़ा दूर करते हुए नववर्ष के अवसर पर आपको बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं उठो जागो और बढ़ो। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए पुनः लक्ष्य की ओर जाएंगे। पुनः मैं आप सबको नववर्ष के महत्व को जानते हुए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब अपने घरों में अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। ये संस्कृति, ये संस्कार यदि हमें कोई सिखाता है तो हमारे पुरखे ऋषि मुनि और महापुरुष राष्ट्रों को सिखाते हैं। जिन महापुरुषों ने हिमालय की गंगाओं में बैठकर समाज के कल्याण के लिए साधना की हो, ये नववर्ष हमें चेतना का देता है। मैं पुनः आप सबको नववर्ष की बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने प्रशासकीय स्तर पर नववर्ष मनाना प्रारंभ किया। मैं तो संघ की शाखा में जाता था, जहाँ ये सिखाया जाता है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे भारत माता से अवर, तेरा विभव अमर रहे मां, हम निर्विचार रहे न रहे। वहां करने के बाद एक दूसरे को तिलक लगाते, गले मिलते, चुराए पर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आज सरकारें नववर्ष जो हमारा मूल आधार है, उसके अवसर पर बढ़िया विक्रम संवत का बढ़िया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस टाउन हॉल में कार्यक्रम दिया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, आप सबको नववर्ष का प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी नववर्ष जो भारतीय परंपरा का सबसे प्रमुख दिवस, उस दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजित नीमच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय दिलीप सिंह परिहार जी, जिले के डीएम, जिला पंचायत सीईओ, अन्य सभी अधिकारीगण, हमारे सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, जागरूक नागरिक कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, वास्तव में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, विक्रम संवत, चाहे ज्योतिष की गणित हो,
चाहे हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी पंचांग देख के कार्यक्रम शुभ अवसर की सर्च करते हैं तो विक्रम संवत जिससे आज नया वर्ष की शुरुआत है उसी से हमारी परंपराएं शुरू होती है। मैं वास्तव में लेकिन शुभ कार्य के लिए हम उसे देखते हैं, लेकिन जनमानस में कई बार 1 जनवरी को नववर्ष का कंफ्यूजन, इसलिए हमें अपनी परंपराओं को वापस जागृत करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नववर्ष के लिए पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम आयोजन करके धीरे धीरे हमें हमारी पुरानी बातें याद दिलाने के लिए जो प्रयास किया उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार। हम देखते हैं जीवन में, क्योंकि हमारी हर गणित शास्त्रों, हमारे हिंदी कैलेंडर या पंचांग के माध्यम से हम प्रकृति का नियम देखें तो प्रकृति में भी पतझड़ के बाद नए पत्तों का आगमन की शुरुआत की बातें, पुराने के झड़ने का विषय। हम अगर देखें तो इन सब बातों का जीवन में उतना ही महत्व है। एक तरीके से त्योहारों की शुरुआत भी हम यहीं से मानते हैं। आदिकाल की बात करें तो 12 राशियों से 12 माह, हर राशि की शुरुआत का तरीका, हर दिन पूर्णिमा अमावस के हमारे धार्मिक आयोजन, ये सब जीवन की एक डायरेक्शन को तय करती है और हमारे हर क्रियाएं, प्रोग्राम उसी अनुरूप होते हैं। और उसी को अगर ध्यान में रखते हुए बात करें तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया हिंदी नववर्ष के अनुरूप, जल गंगा संवर्धन अभियान। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब इसकी चर्चा हुई तो प्रदेश का सबसे बड़ा इस वर्ष का नदी का पानी का, खेतों तक पानी ले जाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो स्वीकृत हुआ वो जावद नीमच प्रेशर पाइप से हर खेत तक पानी पहुंचाने का, जिसका टेंडर अगले माह लग जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है इस जिले की। इसकी रचना, इसके बारे में सोचना सन 1980 में तय हुआ था, जब नदी जोड़ो अभियान और नर्मदा के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन और पहले इस योजना को धार से पानी को लिफ्ट करके नीमच, मंसूर नीमच, रतलाम से मंसूर नीमच होते हुए गांधी सागर जाना था। समय और परिस्थिति, संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप इसको किया, लेकिन इस योजना को पूरा करना इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और उसका आज स्वरूप देखते हुए आज जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार 2 और नए विषय को बड़ी गंभीरता से लिया। और मैं ये बात इसलिए आज आप सबके बीच में करना चाह रहा हूं, इस बात के माध्यम से ये बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि उन्होंने अब ये नियम बना दिया कि सड़क के लिए कहीं से भी मिट्टी खोदने की परमिशन वहीं से दी जाएगी जहां सरोवर बनाया जा सके, ताकि उसी फंड से, उसी पैसे से, एक पैसे से 2 काम कैसे हो कि जल का वहां पे सरोवर बन जाए, उस गांव में लोगों के घूमने का स्थान बन जाए और हमारे ऊपर अतिरिक्त कास्ट दिया है। वरना होता ये था, कई बार सड़क के लिए कहीं से भी मिट्टी खोद ली, कोई पहाड़ काट दिया
जबकि ये सबसे बड़ा प्रकृति का नुकसान है पहाड़ से छेड़छाड़ करना। तो ये धीरे धीरे एक एक चीज करके भारतीय संस्कृति और संस्कार के अनुरूप एक एक करके हम सुधार करते जा रहे हैं, जो परिवर्तन में आ गए थे। मैं आप सबसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ जनमानस से कि इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मिट्टी जहां से भी कोई खोदे वो अगर वहां पे वापस सरोवर के रूप में ना बने, पानी का रिचार्ज का पॉइंट ना बने, तो उसका जरूर समय लेते हुए सूचना दे, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री सरकार और हम सबकी मंशा है कि सरोवर ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा वाटर रिचार्ज हो। क्योंकि जब हम प्रेशर पाइप से पानी ला रहे हैं तब भी हमने उसमें भी एक प्रावधान करने की कोशिश की कि उसके माध्यम से खेतों में पानी तो जाए, साथ ही हर सरोवर को टॉप अप कर दिया जाए, ताकि हमारी वाटर रिचार्ज और जमीन की जो गर्माहट है नीचे की, वो हमारे प्रकृति का नुकसान न कर पाए। इन सब बातों के बारे में भी हम सब बहुत गंभीरता से सोचकर इन सब योजनाओं को बनाते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात करने का ना तो आज अवसर है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे गुप्त नवरात्रि बोलते हैं, आज से उसकी भी शुरुआत। और जो नवरात्रि के दो अलग अलग प्रोसीजर है हमारे संस्कृति में। अभी रात्रि में माता की पूजा करी जाती है और जो दूसरी नवरात्रि होती है उसमें दिन में पूजा की जाती है। उसके पीछे भी पूरे शास्त्रों में अलग व्याख्या करी है। हमें धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी को ये सब बातें ध्यान में रहे कि भारत की हर त्योहार, हर संस्कार, हर तिथियां, कैलेंडर भारत का जो पंचांग के माध्यम से चलता है, जिसमें घटक बढ़त, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, वो दिन और हमारे चंद्रमा और तारों की मूवमेंट की गणित के हिसाब से भारतीय संस्कृति में दिन का परिवर्तन है। उस बात को समझना चाहिए, उसके पीछे का कारण समझना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात को शॉर्ट में बताकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज के आगे के कार्यक्रम अलग अलग जगह ध्वजा का कार्यक्रम भी होगा, मंदिरों में पूजाओं के कार्यक्रम भी है, सबको अलग अलग कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति देनी होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर अभी पिछले 2 साल 3 साल पहले जब मैंने इसरो के चेयरमैन को बुलाकर अवार्ड दिया था पहली बार में सफलता का, तो उनने एक ही सेंटेंस में अपने भाषण में और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा कि जब हमने गणित करी थी तो आज की गणित के साथ भारतीय शास्त्रों के अध्ययन के लिए हमने 10 से ज्यादा साइंटिस्ट बिठाए और दोनों की गणितों को जोड़कर सही आकलन जब किया, इसीलिए पहली बार में हमें सफलता मिली। और ये बात हमारे सबके लिए जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। भारतीय गणना का जो तरीका है, भारतीय गणना के द्वारा जो दुनिया बताई गई है हर ग्रह राशि के, उनके प्रकोप और उनके स्वरूप और उनके आशीर्वाद और उनके साथ जो पूजा पद्धतियां हमने बनाई है, वो सब उसी अनुरूप बनी है। उससे बड़ा साइंस का आज भी कोई नया इनोवेशन नहीं है। और बल्कि अभी मैं एक कार्यक्रम में था, वहां तो यहाँ तक की चर्चा आई कि जो भारतीय संस्कृति और शास्त्रों का ज्ञान हमारे को समझ में आ गया, उसे विज्ञान का नाम दे दिया, जितना समझ में आया, और वो समय समय पर हम बदलते रहे। लेकिन अगर हम वास्तव में पूरे शास्त्रों को देखें तो कई चीजें ऐसी है जो आज हमारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उनने सबका कारण बताया है। और बहुत जल्दी वो
सब चीजें साइंसली का फॉर्मूला समझकर सबके बीच में रखेगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ हमारे शास्त्रों को प्रमुखता से और उसी से साइंस का हुआ। और अगर उसका उदाहरण के रूप में देखें तो हम हर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, लेकिन शास्त्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कैसा जल का उपयोग करना, कैसा भोजन ग्रहण करना, कैसा जीवन की दिनचर्या हो, कैसे जीवन की गणित हो, वो भारतीय शास्त्रों में हजारों लाखों साल से कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन साइंस में समय और परिस्थिति के हिसाब से छोटा मोटा परिवर्तन करके उसे स्वरूप दिखाने का जो प्रयास किया, इसलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि ये बातें धीरे धीरे समाज के हर व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी के सभी बच्चों के ध्यान में आए, ताकि वो ये बातें अपने जीवन में ग्रहण करें। और हम सबको पुनः मैं आप सबको इस सभा कक्ष में विराजित और उनके सभी मित्रों तक, सभी परिचितों तक हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको की है, और आप मेरी तरफ से बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। ऐसी ही कामना और विश्वास के साथ पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन का ये नाट्य दल, जिसकी निदेशक हैं श्रीमती कीर्ति प्रामाणिक, जो इस विषय पर हमें अपनी इस नाट्य मंचन के विषय में भी जानकारी प्रदान करेगी। श्रीमती कीर्ति प्रामाणिक और डॉक्टर आचार्य रुद्र। सनातन की विज्ञान कथा करता हूँ, मौत भी नहीं है मुझको दिखला सकती, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से मैं डॉक्टर आचार्य, मैं उज्जैन से श्रीमती कीर्ति प्रामाणिक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माइक में आवाज नहीं थोड़ा सा ऊपर से। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है, उसकी परंपराओं में, उसके त्योहारों में, उसकी भाषा में, जीवन मूल्य में। जब जब इस संस्कृति की चेतना को सशक्त नेतृत्व मिला है, तब भारत ने अपनी विशिष्ट पहचान को दृढ़ता स्थापित किया। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ऐसे एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं, जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते। मध्य प्रदेश, जिस भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। यहाँ की धरोहर में प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्थल, लोक कला, लोक संगीत और आध्यात्मिक परंपराएं शामिल हैं। इस विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य एक संवेदनशील नेतृत्व ही कर सकता है। डॉक्टर श्री मोहन यादव जी ने अपने कार्यकाल में इस दिशा की कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल युग में सांस्कृतिक का प्रचार प्रसार भी उनकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस युवा पीढ़ी जो डिजिटल माध्यम से अधिक जुड़ी हुई है, आपकी संस्कृति के प्रति आकर्षित हो रही है। यह एक दूरदर्शी कदम है, जो परंपरा और आधुनिक के बीच में संतुलन स्थापित करता है। राष्ट्रीयता और संस्कृति की चेतना को सुदृढ़ करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अपने व्यक्तित्व और नीतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। उनके नेतृत्व में यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरता है, जो अपनी संस्कृति को अपनाना और उसका सम्मान करना सच्ची प्रगति का आधार है। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जब वैश्वीकरण के प्रभाव से सांस्कृतिक पहचान पर प्रश्न उठ रहे हैं, तब डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे नेता भारतीय संस्कृति को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। वह यह सिद्ध कर रहे हैं कि आधुनिक विकास
और सांस्कृतिक संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भारतीय संस्कृति के सच्चे संवाहक के रूप में उभर रहे हैं। उनके प्रयासों ने न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ किया बल्कि पूरे देश के प्रेरणादायी उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया। उनका नेतृत्व यह संदेश देता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, दृष्टि स्पष्ट हो और संस्कृति केवल अतीत की ही स्मृति रही, वह वर्तमान की शक्ति भविष्य की दिशा बन जाती है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में उनका योगदान आने वाले समय में अधिक ही प्रभावशाली रूप में सामने आएगा और यही उनके कार्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल तिथि या कैलेंडर का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और आत्म गौरव से जुड़ा हुआ विषय भी है। और वो विषय है भारतीय नववर्ष अर्थात विक्रम संवत का प्रारंभ। इस वर्ष विक्रम संवत 2083 का प्रारंभ हुआ और 19 मार्च 2026 यानी आज के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन दिन से हो रहा है। और यही वह दिन है जिसे भारतीय परंपरा में सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना गया है। ये केवल तिथि नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक जीवन स्मृति में। तो आज विडंबना यह है कि भारत जैसे प्राचीन और ज्ञान समृद्ध राष्ट्र में लोग अपने ही नववर्ष को भूलकर विदेशी नववर्ष को बड़े उत्साह से मनाते हैं और रात के 12 बजे शोर शराबे, मदिरा पान और तरह तरह के नशे के साथ में इस नववर्ष को मनाया जाता है, जबकि वो हमारी परंपराओं का अंग नहीं है। उस विदेशी नववर्ष का आधार है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर पर स्थापित है। भारतीय काल गणना की गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है हमारा विक्रम संवत, जिसका प्रारंभ महान सम्राट विक्रमादित्य की विजयों की स्मृति में माना जाता है। ये केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय आधार पर भी निर्मित होता है, क्योंकि यदि हम जनवरी की बात करें तो ना ऋतु परिवर्तन होता है, ना मौसम में कुछ परिवर्तन होता है तो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख में। लेकिन यदि हम चैत्र के नवरात्रि देखें तो आज से सूर्य के अयन परिवर्तन होते हैं, ऋतुकाल परिवर्तन होते हैं और आज के दिन से ही गर्मी का प्रारंभ होता है, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। आज दुर्भाग्य से कुछ वामपंथी विचारधाराएं इस भारतीय परंपरा को अवैज्ञानिक और पिछड़ा सिद्ध करने में लगी हुई। ये केवल एक वैचारिक मतभेद नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों पर एक प्रहार है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा क्योंकि आज यहाँ पर जनता में दर्शकों के रूप में सबसे ज्यादा हमारे देश का भविष्य स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्र अपनी काल गणना को भूल जाता है, अपनी जड़ों को भूल जाता है, वो बड़े से बड़ा पेड़ भी चंद दिनों में उखड़ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अंततः अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। तो भारत में नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होने का गहरा आध्यात्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व है। और इसी समय से वसंत ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति में नवजीवन का संचार होता है, पेड़ों में नई पत्तियां आती है, खेतों में नई फसलें लगा आती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। आज ही के दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। आज ही के दिन सिंधी समाज में चेटीचंड मनाया जाता है और आज ही के दिन दक्षिण भारत में उगादी के नाम से पर्व मनाया जाता है। अर्थात ये केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अब थोड़ा सा एक विशेष रूप से बताना चाहूंगा मैं आपको इस साल के बारे में कि इस साल जो है विक्रम संवत 2083, अगर पंचांग के आधार पे कहें तो इस साल के संवत्सर का नाम है रौद्र संवत्सर। और रौद्र संवत्सर भगवान शिव के नाम रुद्र से स्थापित है। और चूंकि आपको मेरा परिचय प्राप्त हो चुका है, मैं डॉक्टर, आचार्य और एक बहुत ही अच्छे भविष्य वक्ता के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। तो छोटी सी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि
इस साल जो रोज संवत्सर आ रहा है, इस वर्ष जिस तरह से हम युद्ध की स्थिति देख रहे हैं, इस वर्ष भारत देश की भूमिका विश्व पटल पर उसी तरह से होने वाली है जिस तरह से समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव की थी, जिन्होंने हलाहल ग्रहण करके सबको अमृत पान कराया था। फिर यदि हम बात करें, अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम आज तकनीक के युग में आधुनिक हो सकते हैं, विज्ञान में प्रगतिशील हो सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में हमें सदैव भारतीय ही रहना चाहिए। और आज आवश्यकता है कि हम अपने घरों, विद्यालयों, सामाजिक आयोजनों में भारतीय नववर्ष को उत्सव के रूप में मनाएं। जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आए तो अपने घरों में दीप जलाएं, मंदिरों में प्रार्थना हो। मैं विशेष रूप से स्कूल के तमाम विद्यार्थी गणों से आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आप भारत के भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी जड़ों को पहचानिए। जिस राष्ट्र की सभ्यता हजारों वर्षों से जीवित है, उस शक्ति की परंपराओं को पहचाने। तो इस रोज संवत्सर में हम संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे, हम भारतीय नववर्ष को गर्व के साथ मनाएंगे, हम हर उस विचार को शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से प्रतिरोध करेंगे जो हमारी संस्कृति को कमजोर कर रही है। अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जब तक भारत की धरती पर सूर्य उदित होता रहेगा, जब तक गंगा की धारा बहती रहेगी, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी काल गणना और हमारा विक्रम संवत भी प्रारंभ रहेगा। आज भारत में बहुत ही अच्छी कहावत है जो कि बहुत गलत कही जाती है कि जो जीता वही सिकंदर। अरे भाई, सिकंदर क्यों? सिकंदर विदेशी आक्रांता था, तो जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही विक्रमादित्य। मैं आगे मैं सर से चाहूंगा कि सर ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती कीर्ति प्रमाणिक जी, डॉक्टर आचार्य रुद्र जी। विक्रमादित्य, विक्रम संवत्सर और अरे इधर हो ना। इधर हो।
बेटा विक्रम, आया दादाजी। क्या कर रहे थे बेटा? नया साल मना रहा था दादाजी। तुम्हें क्या लगता है नया साल आज से शुरू हो रहा है? अरे दादाजी, आज ही से तो शुरू हो रहा है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो है, लेकिन इस तरह के शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है। चैत्र की पहली नवरात्रि है। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। उसकी तुम्हें कहानी सुनी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? एक हो तो बताओ, अनेक कहानियां हैं बेटा। सिंहासन बनती थी, बेताल बच्ची थी। मुझे बताइए ना दादाजी उनके बारे में। बेटा तो रात हो गया और सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो चलो चलो, कल जरूर सुनाऊंगा तुम्हें विक्रम और बेताल की कहानियां। पक्का, प्रॉमिस। ओके दादाजी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। जागो राजा, जागो। कौन कौन हो तुम? देखो, मुझे डराओ मत, जल्दी बताओ कौन हो तुम और मुझे राजा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे राजा के नाम जैसा है। तुम तो मुझे भूत जैसे लग रहे हो। भूतों का भी राजा होता है क्या? राजा तो सबका होता है। लेकिन तुम हो कौन? जल्दी बता, वरना दादाजी को बुलाऊंगा तो वह तुम्हें डंडे मारकर भगा देंगे। अरे बाप रे, अरे मैं तो डर गया। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारे दादाजी मुझे ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। क्या तुम कोई मिस्टर इंडिया है क्या? नहीं, मैं हूँ मिस्टर बेताल। विक्रम वाली बेताल? तभी तो विक्रम के सपने में आया हूँ। अरे कितना क्यूट सा गाना है। वाह, तो सुनो ना बेताल चाचा। हाँ, मुझे अपने राजा की कोई कहानी सुनाओ ना। तो सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में धनपाल नाम का एक किसान रोता हुआ आया। महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। रो मत और निडर होकर कहो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरी लड़की सुबह जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तब से लौटी नहीं। मैंने उसे बहुत खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अवश्य ही वो किसी संकट में है महाराज, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें महाराज। कहीं वो जंगली जानवरों के रास्ते में तो नहीं आ गई होगी।
नहीं महाराज, जंगली जानवरों से बचने के तरीके मैंने उसे सिखाए थे। वो न हो किसी ने उसका अपहरण किया है। मेरे राज्य में कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है? तुम निश्चित होकर घर जाओ। तुम्हारी बेटी जल्द ही तुम्हें सकुशल प्राप्त हो। ये विक्रमादित्य का वचन है। मैं इस मामले की छानबीन स्वयं करूंगा। मेरे राज्य में हर एक नागरिक सुरक्षित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जाओ, घर जाओ। जो आगे महाराज। गुप्तचर, जल्द से जल्द इस मामले का पता लगा। जो आज्ञा महाराज। फिर क्या गुप्तचर सारी जानकारी इकट्ठा कर अगले ही दिन विक्रमादित्य के पास जा पहुंचेंगे। महाराज, सुरभि को आखिरी बार जंगल के एक तालाब में खंडहर में देखा गया था। तो खंडहर में अपने सैनिक भेजे थे महाराज, किंतु हमारे सैनिक भी भीतर जाने से डर रहे हैं। यदि सैनिक भी प्राणों पर संकट देख भयभीत होने लगे, तब तो चल चुका राजपाट। प्राणों के संकट से कोई नहीं डरा महाराज। लोगों का कहना है कि उस खंडहर में कोई तांत्रिक साधना कर रहा है। यदि उसे छेड़ा गया तो राज्य पर गंभीर संकट आ सकता है। उसे नहीं छेड़ा गया, इसीलिए किसान की बिटिया पर इस संकट आ पड़ा है। साधना का चोला उड़ने से कोई साधन नहीं हो जाता। अब तो हम स्वयं उस खंडहर में जाएंगे। राजा विक्रमादित्य जंगल के उस खंडहर में जा पहुंचे। अंदर से एक मशाल की रोशनी बाहर आ रही थी। राजा और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर में सुरभि बेहोशी की हालत में पड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचे, उसे होश में लाया। जो उन्हें देखकर डर गई। जब राजा ने अपना परिचय दिया, तब जाकर सुरभि की जान में जान आई। आगे क्या हुआ? तो अगले दिन राजा विक्रमादित्य की सभा लगी। बताओ बिटिया सुरभि, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ निडर होकर करो। चुप क्यों हो सुरभि? यहाँ तो अपने ही है। जो भी तुम पर बीता वो कहो। मुझे खंडहर तक ले जाने वाला एक तांत्रिक था। उसने साधु का चोला ओढ़ रखा था। वो मुझे छलपूर्वक साथ लेकर गया और वहां ले जाकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ सुरभि? बेहोशी की हालत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वहां एक औरत की आवाज आ रही थी जो मंत्रों का जाप कर रही थी। तुम्हें वो आवाज याद है? वो औरत जो मंत्रों का जाप कर रही थी, उसकी आवाज पहचान सको? जी महाराज, ऐसे कैसे इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं महाराज? ये तो बेहोशी की हालत में थी। रानी पद्मिनी संकट से ये गुजरी, इसकी बातों पर भरोसा तो करना ही होगा। बताओ तो, कैसी थी वो आवाज? रानी पद्मिनी जैसी। सुरभि! महाराज, प्राणों की दुहाई, बिटिया अभी होश में नहीं है। तभी हनुमत संग्राम कह गए। मैं पूरे होश में हूँ। आवाजें पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती पिताजी। ये वही आवाज है जो खंडहर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उस रात खंडहर में रानी पद्मिनी ही थी। महाराज, तो क्या अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है
जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया, ये न्याय है। साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। बंद करो, बंद करो। गलती हो गई महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं उस दुष्ट तांत्रिक की बातों में आ गई थी। उसने मुझे यौवन और सौंदर्य बढ़ाने का लालच दिया और तुक्के से काले जादू से अपने वश में कर लिया। मैं चुरी हुआ रहने के लालच में आ गई थी महाराज और उस बच्ची की बलि देने जा रही थी। आपने समय पर आकर न सिर्फ इस बच्ची को बचाया बल्कि मुझे भी इस महापाप से बचा लिया। मुझे क्षमा कर दे राजन, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। रानी होने के नाते प्रजा के प्रति तुम्हारा दायित्व तो मेरे बराबर ही था। तुम्हारी जगह कोई सामान्य स्त्री होती, शायद मैं उसे एक अवसर देता कि तू राज्य की रानी के लिए ये अक्षम्य है। तुम्हारी जगह मैं स्वयं भी होता तो खुद को दंडित करता। रानी पत्नी, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तुम्हें दंड स्वरूप बनवा दिया जाता है। क्षमा महाराज, क्षमा। इस भूल की ऐसी बड़ी सजा मत दीजिए। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए महाराज। सैनिकों, रानी को यहाँ से दूर ले जाकर वन में छोड़ दो और उस दुष्ट तांत्रिक को पकड़कर आजीवन कारावास में डाल दो। न्याय ऐसा होना चाहिए कि वो समाज में एक मानक स्थापित करे। अब दोबारा किसी की हिम्मत ना होगी कि इस तरह का कुकृत्य मेरे राज्य में कर सके। महाराज, महाराज आप महान हैं। आप जैसा कोई दूसरा नहीं। आपकी सदा ही जय होगी महाराज, सदा ही जय होगी, सदा ही जय होगी। विक्रम, बेटा विक्रम, विक्रम। अरे ये तो अभी तक सो ही रहा है। सुबह हो गई, उठने के पते नहीं है। विक्रम, विक्रम, अरे बेटा सुबह हो गई, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो। अरे आजकल के बच्चे देखो, कान पर जूते नहीं ले रहे, घोड़ा बेच के सोए। अभी उठाता हूँ बेटा, ऐसे ऐसे होने ऐसे ऐसे उठाने बेटा मत करो ना। मैं दादाजी को बता दूंगा, फिर वो तुम्हें डंडे से पीटेंगे। हाँ? क्या खेल बना रखा है बेटा, स्कूल का समय हो गया, उठो वरना देर हो जाएगी। चलो उठो। अरे दादाजी आप, और वो बेकार कहाँ गया? अरे तू है मेरा विक्रम और मैं हूं तेरा विशाल। बेटा तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो। चलो 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 जल्दी जल्दी से फ्रेश करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो। आप भी सपना ही देख रहे हैं दादाजी, आज संडे है। क्या ये क्या हो गया? संडे है? मेरे भगवान, मैं तो पक्का बूढ़ा हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि रविवार है आज। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं। आपको पता है दादाजी, आज मेरे सपने में बेताल आया था। क्या? और उसने मुझे विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाई। अच्छा, जो उनकी न्याय प्रिय होने से जुड़ी थी। अब आप
मुझे उनकी वीरता और दूसरे दोनों की कहानी सुनाएंगे। मेरी तो बहुत कुछ। तो सुनो बेटा। भारत भूमि में मालवा देश के राजा थे गंधर्व से शिव की कृपा से बालक उनके जन्मा विक्रम से राजा रानी प्रजापति थे उस युवराज को पाकर पता नहीं था शकु का राजा बैठा घास लगाकर खुशी से इस शुभ अवसर पर उसने का पानी फेरा छुप छुप कर हर तरफ से उसने उज्जैनी को घेरा रानी और बालक विक्रम को गुप्त मार्ग से भेजा गंधर्व सेन ने संकट क्षण पत्थर का किया कलेजा चक्र राजा ने बाण और गंधर्व सेन का घमासान चोर तेरे जीत गए ये मातृभूमि का अपमान चोर तेरे जीत गए ये मातृभूमि का अपमान गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई गंधर्व सेन ने मातृभूमि की फिर सौगंध उठाई लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई लड़ेगा विक्रम सेन एक दिन इस मिट्टी की लड़ाई अरे अरे रो क्यों रही हो बेटा? दादाजी मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें नापान धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्व सेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्व सेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शक इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती उतना ही राज्य का नुकसान होता है। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रम सेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। हाँ, तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम्हें इस धरती को शक विहीन करोगे। अगर नेपाल ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही उससे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म है। मां, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा तेरे विचार ठीक हैं, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कब नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर वनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मालवा के नरेश तो स्वयं महाकाल है। हमारा वंश तो बस उन्हीं का सेवादार है। भगवान महाकाल मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने आदेश दिया है कि अब अवंतिका को मुक्त कराने का समय आ गया है। ये तो शुभ संकेत है युवराज, किंतु हमारे पास सैनिक बहुत कम है। युद्ध में सेना की संख्या से अधिक उसका कौशल काम आता है। मैंने जो भैरव सेना तैयार की है उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सटीक मिश्रण है। हमें नेपाल की सेनाओं की रसद रोकनी होगी। रसद की कमी से वो आपस में ही कट मरेंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे।
किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा कुंवर? तब कहलाता है जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नेपाल को संदेशा भिजवा दीजिए कि उसके पाप का खड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलते ही वो सतर्क हो जाए। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई अपने परिवार साथ। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ है। जय महाकाल, जय महाकाल। इसको आगे को उठा दो। इतना सब टुकड़ा चाहिए। मातृभूमि के सम्मान में विक्रम ने नेपाल से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। आपके अच्छे निर्देशन के लिए। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मालवा से उनका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत भूमि को शक मुक्त कराना है। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रम से नहीं, विक्रमादित्य के नाम से जाने। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है। वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वर रुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में ये राज्य दसों दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूँ। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का कहना हो। विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाए? भारत भूमि पर शकों का बृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो उनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। कैसी आज्ञा महाराज? गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का
वैश्विक केंद्र बना सकते हैं। साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराहमिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए, जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये बताना संभव न हो। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। अरे भोपाल के लिए बन रहा है भाई साहब। पुत्र विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने राजा बनते ही राज्य संचालन की दिशा में जैसा आमूल चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूं। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूं। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्य। ओ, तो आपने इसीलिए मेरा नाम विक्रम रखा था, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहो उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर के राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायद उल उक़ूल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में ये किताब है, जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा, जरा उसका ये अंश तो पढ़ो।
वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज विद्वानों को विक्रम ने उनके बीच भेजा ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन बत्ती की और दूसरी बेताल बच्ची सी। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी उनके जैसा बनो। इस मनभावन मनोरम अभिनव प्रस्तुति की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी सराहना की जाए, वो बहुत कम है। महाराजाधिराज परम चक्रवर्ती सम्राट मालव नरेश विक्रमादित्य के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित यह सुंदर प्रस्तुति भव्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था उज्जैन के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस दल का निर्देशन किया कीर्ति प्रामाणिक ने। सभी कलाकार अभिनंदनीय हैं जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति, राजा विक्रमादित्य के किरदार को निभाना कोई सामान्य काम नहीं है। जिन कलाकारों ने ये शानदार प्रस्तुति हमारे लिए, हम चाहते हैं कि उनका हम अभिनंदन करें। इस क्रम में आप सभी कलाकारों के सम्मान हेतु, आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं जिला पंचायत नीमच के सीईओ श्रीमान अमन वैष्णव जी से कि वे आए। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान मांगरिया जी से भी हमारा अनुरोध है कि वे भी स्वागत के कार्यक्रम में जुड़े। टीटीसी श्रीमान दिलीप जी व्यास से अनुरोध है और पीएमसीओई कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान प्रशांत मिश्रा जी से भी हमारा अनुरोध है कि वे भी आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमें गर्व है, हमें गरिमा है कि विक्रमादित्य
हमारे मालव अंचल में पैदा हुए। एक ऐसा नाम जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं, दुनिया जिनसे प्रेरणा ले सकती है। ऐसी शानदार परंपरा, ऐसा शानदार मॉडल उन्होंने स्थापित किया। 9 जेम्स ऑफ द कोर्ट, दरबार के 9 रत्न, विद्वानों का सम्मान करना, कवियों का सम्मान करना, लेखकों का सम्मान करना, शिल्पकारों का सम्मान करना, ये सब विक्रमादित्य से सीखा जा सकता है। बाद में इसी मॉड्यूल को हमारे तेनालीराम और कृष्णदेव राय ने भी अपनी सभा में अपनाया था, और बाद में तुर्क नरेश अकबर ने भी अपनी सभा में 9 रत्नों को स्थान दिया था, जिसमें महेश दास के नाम से प्रसिद्ध बिरबल को हम सब जानते हैं, अकबर और बिरबल की कहानियों के रूप में। सभी कलाकारों का सम्मान करते हुए इसमें जिन्होंने महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाया, उसमें राजा विक्रमादित्य का रोल प्ले कर रहे थे कनिष्क शर्मा, रानी पद्मनी का अभिनय कर रही थी निवेदिता, रानी सुरभि के रोल को निर्वहन कर रही थी कृतिका, सैनिक का अभिनय कर रहे थे ध्रुव जादव, मंत्री नरेंद्र, बैतूल रोहन के किरदार में थे, और साधु के किरदार में आलोक निगम, जो दादाजी बने थे वो थे संजय पांचाल, और जिनके पोते को ये कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे वो थे नामदेव, और मां हरसिद्धि के रूप में प्रियांशी शर्मा हमारे बीच उपस्थित थी। और आप दोनों का, विशेष रूप से कीर्ति प्रामाणिक जी का और रुद्रदेव जी का भी हम बहुत बहुत आभार और अनुग्रह व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय नीमच पर कोटि सूर्योपासना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सम्राट विक्रमादित्य